अस्सलाम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाजरीन, आपको याद होगा कि हाल ही में सेनेट की जो स्टैंडिंग कमेटी है एविएशन, उसमें कई अहम इशूज़ जो हैं वो तो आते रहते हैं। आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ़ इशूज़ हैं, जो अहम इशूज़ हैं PIA से मुतलिक हो, सिविल एविएशन से मुतलिक हो, वो इशूज़ टेकअप होते रहते हैं। लेकिन आपको याद होगा कि तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में उस वक्त के जो मिनिस्टर थे एविएशन के, गुलाम सरवर साहब, उन्होंने एक बयान दिया था कि मुल्क में जो 262 पायलट्स हैं उनके लाइसेंस मशकूक हैं या वो जाली हैं। उसके बाद एक बहुत बड़ा क्राइसिस जो है वो मुल्क में हमने देखा, और जो पाकिस्तान के पायलट्स थे उनको शक की निगाह से देखा गया। हमारी जो कौमी एयरलाइन थी उस पर पाबंदी लगी, पायलट्स पर पाबंदी लगी। कई ममालिक में शायद अब भी PIA की फ़्लाइट्स को जाने की इजाज़त नहीं है। ये मामला जब टेकअप हुआ और उसके बाद तहरीक इंसाफ की जब हुकूमत ख़त्म हुई तो एविएशन कमेटी में ये मामला आया, और सेनेट एविएशन कमेटी ने इस मामले पर एक कमेटी भी बनाई जिसका कन्वीनियर सेनेटर सलीम मांडवीवाला साहब को बनाया गया। लेकिन इस इशू को अगर हम देखें तो उस वक्त की अपोजिशन ने यह कहा कि मुल्क में 262 पायलट्स जो हैं वो जाली नहीं हैं। ख़ुद जो पायलट्स थे उन्होंने भी सख्त एहतजाज किया और ये कहा गया कि वो तमाम लीगल प्रोसेस से गुजरे हैं और उनके जाली लाइसेंस नहीं हैं। लेकिन उस वक्त के वफाकी वज़ीर के इस बयान के बाद पाकिस्तान को शक की निगाह से देखा गया और इस तमाम मरहले के दौरान कौमी ख़जाने को नुकसान भी हुआ। लेकिन हमने देखा कि हाल ही में सेनेट कमेटी ने इस मामले का नोटिस लिया और सिविल एविएशन समेत जो पायलट्स था उनका मौक़िफ़ सुना गया। ये मामला है क्या? और दूसरा सवाल सबसे बड़ा ये उठता है कि इस वक्त पाकिस्तान में कितने पायलट्स हैं जिनके लाइसेंस जो हैं वो जाली हैं? कितने पायलट्स हैं जिनके लाइसेंस मशकूक हैं? क्या ये हकीकत है कि 262 में से चंद जो पायलट्स हैं वो वाकई उनके लाइसेंस जो हैं वो जाली हैं, या फिर वो एक सियासी बयान था या वो एक गलत बयान था? पायलट्स का मामला था क्या? जाली लाइसेंस का मामला सामने आया कैसे? ये तमाम सवालात आज हम पूछेंगे। सेनेटर सलीम मांडवीवाला साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। बहुत शुक्रिया मांडवीवाला साहब। सवाल तो सबसे पहले यही उठता है कि इस वक्त पाकिस्तान में कितने पायलट्स हैं जिनके लाइसेंस जाली हैं? देखें, ये कहानी शुरू हुई जब सरवर साहब को सिविल एविएशन ने और PIA की मैनेजमेंट ने, उस वक्त जो मैनेजमेंट थी, उन्होंने आके ये बताया कि जी हमें ये पता चला है कि कुछ पायलट्स जो हैं वो उनके लाइसेंसेस कॉम्प्रोमाइज्ड। एक तो मैं आपको बता दूं कि कोई लाइसेंस जाली नहीं है। अच्छा। कोई पायलट फेक नहीं है पाकिस्तान में, और ये हो नहीं सकता। यू कैन नॉट हैव अ फेक पायलट फ्लाइंग द प्लेन। ये आप भी समझते हैं, कॉमन आदमी भी समझता है। तो दुनिया में कई जगह, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, इंडिया में 1400 पायलट्स के एग्ज़ाम्स दोबारा लिए गए। 1400 पायलट्स के एग्ज़ाम्स दोबारा लिए गए क्योंकि कुछ एग्ज़ाम्स, क्योंकि उस पर क्वेश्चन आ गया कि जी ये एग्ज़ाम्स कॉम्प्रोमाइज़ हो गए। कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब ये है कि उनके क्वेश्चंस या उनके आंसर्स किसी तरीके से सिविल एविएशन ने रिलीज़ कर दिए या कॉम्प्रोमाइज़ कर दिए। मगर ये जो टर्म इस्तेमाल की ना, जाली पायलट और फेक पायलट, ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं। और ये क्योंकि सरवर साहब को आइडिया नहीं था, उनको पता नहीं था, और मेरी ख़ुद उनसे मुलाकात हुई और मैंने उनको ये बताया कि सर कोई फेक पायलट हो ही नहीं सकता, कोई जाली पायलट हो ही नहीं सकता, आइदर वो पायलट है या वो नहीं है। तो खैर एनीवे उनको ये किया, मिसलीड किया, और वो एवेंचुअली उन्होंने जाके अनाउंस कर दिया। उनको ये नहीं पता था कि किस तरीके से ये जाली हैं, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, और ये जाली टर्म क्यों इस्तेमाल की गई। तो ये एक सिविल एविएशन की और PIA मैनेजमेंट की उस वक्त की एक मिली भगत थी, जिसकी वजह से इन्होंने पेल्पा, जो इनकी एसोसिएशन थी PIA की, उसको और पायलट्स को इन जनरल, उसकी वजह से दूसरे पायलट्स भी टारगेट हो गए। उसमें ऐसे भी पायलट्स थे जिनके पास कोई लाइसेंस ही नहीं थे, जो स्टूडेंट पायलट थे, उनको भी टारगेट किया गया। फिर ये बात हुई कि जी ये सब होने के बाद जब एक पूरा हंगामा हुआ, सिविल एविएशन पे सारी बात आ गई कि जी ये कैसे हुआ, क्या हुआ, तो उसके बाद सिविल एविएशन ने उनमें से 180 पायलट का दोबारा, जहाँ जहाँ उन सिविल एविएशन रूल्स के तरीके से उनको रीइंस्टेट किया, उनके दोबारा एग्ज़ाम्स लिए,
जहां उनको पे क्वेश्चन मार्क था और उनको दोबारा बहाल कर दिया। अब रह गए 82 पायलट्स, ठीक है ना। 82 पायलट्स के लिए उन्होंने आके हमें ये कहा कि जी इनको हम रीइंस्टेट इसलिए नहीं कर सकते या इनका ये प्रोसीजर नहीं कर सकते जो हमारे जो CAA के रूल में कि इनके खिलाफ FIR है। अच्छा, तो हमने कहा जी ठीक है, हम क्या कर सकते हैं। उन्होंने कहा जी आप किसी तरीके से ये FIRs ख़त्म करा दें तो हम इनको भी वही ट्रीटमेंट देंगे जो हमने 180 पायलट्स को दी। खैर सब कमेटी बनी, हमने हियरिंग्स की, 4-5 हियरिंग्स हुई, पायलट से मुलाकात हुई, FIA से मुलाकात हुई, सब से मुलाकात हुई। सारे दुनिया में जो इस किस्म के इंसिडेंट्स हुए हैं उनको हमने देखा, सारी रिसर्च की, एंड में हमने एक रिपोर्ट शाया की, रिकमेंडेशन, और वो रिकमेंडेशन हाउस में गई, हाउस ने अडॉप्ट की। उसके बाद वो हाउस अडॉप्शन के बाद हमने वो कोर्ट को भेज दी जहाँ इनके केस चल रहे थे। कोर्ट ने वो डिटेल में रिपोर्ट पढ़ी, हियरिंग्स की जिसमें CA भी आई, FIA भी आई, सब लोग आए, और एवेंचुअली कोर्ट्स ने वो FIRs ख़त्म कर दी। उन्होंने कहा जी कुछ भी है, देयर इज़ नो क्रिमिनल ऑफेंस, तो इन पे कोई FIR आपकी रिकमेंडेशन की बुनियाद पे? ना, हमारी बुनियाद पे नहीं, वो तो वैसे भी उन्होंने करनी थी, मगर हमारी रिकमेंडेशन से उनको आइडिया हो गया कि जो रिसर्च हमने की, जो चीज़ें हमने की और जो हमने रिपोर्ट में फाइंडिंग्स दी, उसको उन्होंने भी इस्तेमाल किया और एवेंचुअली उन्होंने डिसाइड किया कि ये FIR गलत कटी। लेकिन सलीम साहब ये मामला उठा कैसे? मतलब अगर ये इंटरनल मामला उठा ऐसे कि जो 82 पायलट्स थे उन्होंने हमें लिखा अच्छा कि हमारे साथ ये ज्यादती हो रही है, हमारा कसूर क्या है और हमारी FIR क्यों कटी हुई हैं। ठीक है, तो वो उन्होंने जब हमें अप्रोच किया तो तब ये कमेटी ने ये इशू उठाया और हमारी सब कमेटी बनी, और उसके बाद अब जब कोर्ट्स ने ये ख़त्म कर दी FIR तो दे आर द सेम एज दी 180 पायलट्स। उसके बाद DG सिविल एविएशन कहते हैं जी मैं कोर्ट के ऑर्डर से एग्री नहीं करता। भाई हमने तो आपको कहा ही नहीं कि आप कोर्ट के ऑर्डर से एग्री करें कि नहीं। आपने मुझे, और एक दफ़ा नहीं 5 दफ़ा इन्होंने जब कमेटी की मीटिंग्स अटेंड की, सब कमेटी और मेन कमेटी, कि जी मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये FIRs है। अगर जिस दिन ये FIR ख़त्म हो जाती हैं हम उस दिन इनका प्रोसेस शुरू कर दें। हमने उनकी बात मानी, FIRs ख़त्म हो गई, और अब आज 1 महीने से ऊपर हो गया, 1.5 महीना या 2 महीने होने वाले हैं, अभी तक ना उसका प्रोसेस शुरू हुआ है ना वो पायलट्स का रीइंस्टेटमेंट प्रोसेस। लेकिन आपकी सिफारिशात पर अगर अमल दरामद नहीं होता तो आप क्या करेंगे? हम इस पर भी आते हैं, लेकिन सर इसी के साथ साथ एक मामला है कि ये जाली पायलट्स वाला मामला ये कैसे उठा? क्या जो कराची में प्लेन जो क्रैश हुआ था उसके बाद? नहीं, ये जाली वाला मामला CAA ने और PIA ने मिलके उठाया, जानबूझ PIA की बिल्कुल। अच्छा, ये इनकी खुद एक प्लानिंग थी कि पायलट्स को और पेल्पा वालों को हम हिट करें। अच्छा, और पेल्पा के साथ क्योंकि बन नहीं रही थी PIA मैनेजमेंट की, तो उन्होंने कहा कि जी हम इनको सही करते हैं, और उस सही करने में पूरी पाकिस्तान की एविएशन इंडस्ट्री का बेड़ा गर्क कर दी, और नॉट रियलाइजिंग कि इसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या आएंगे पाकिस्तान के ऊपर। सिविल एविएशन वैसे ही एक क्वेश्चन मार्क है कि इसके सिस्टम्स, इसके तरीक़ेकार, और जो हाल है हमारी सिविल एविएशन का वो सबको पता है। और उन्होंने कहा कि जी नॉट ओनली दिस पायलट इशू बट ऑल अदर इशूज़, सिविल एविएशन ऑफ पाकिस्तान, और आपके ऊपर यूरोपियन ने बैन लगा दिया और आपके ऊपर दूसरे मुल्कों ने बैन लगा दिया, और आपने फिर वो बड़ी मुश्किलों से मिडल ईस्ट और इधर उधर उसको मैनेज करके उसको रीइंस्टेट कर। एमिरेट्स एयरलाइन में बेचारे हमारे पायलट्स थे, कहाँ दुनिया में पाकिस्तान के पायलट नहीं, उनके ऊपर लिखे लेटर उन्होंने CA को कि भाई आप हमें वेरीफाई करके दें कि ये पायलट जेन्युइन है कि नहीं, और वो फ्लाई कर रहे हैं एमिरेट्स एयरलाइन के लिए। अब आप देखें कितना बड़ा फियास्को आपने क्रिएट किया, कितनी बड़ी बदनामी की पाकिस्तान की, मगर कोई पूछने वाला ही नहीं है इस मुल्क में। और अब आके वो कह रहे हैं कि जी मैं कोर्ट के ऑर्डर से एग्री नहीं करता। अरे भाई हमने तो कहा ही नहीं आपको कोर्ट के ऑर्डर से आपने एग्री करना है या नहीं करना, हमने तो सिर्फ उनकी FIRs चैलेंज की है कि ये गलत कटी हैं, बाकी आपने जो प्रोसीजर करना है वो आप करें। और उन पायलट्स में आज की डेट में, बल्कि जिस दिन से ये कोर्ट हुआ है, वो 180 पायलट, जो इसका मतलब वो 180 पायलट भी आपने गलत किए। अगर आप इसको चैलेंज कर रहे हैं तो फिर इसका मतलब वो 180 भी गलत किए। तो हम समझते हैं कि इस किस्म की, और फिर ऑन टॉप ऑफ दैट आपने कमेटी को मिसलीड किया, आपने कमेटी को झूठ बोला
डीजी सिविल एविएशन, जाहिर सी बात है, क्योंकि आपने घड़ी घड़ी कहा कि मेरे लिए सिर्फ यही रुकावट है, FIR है, ये ख़त्म हो जाए तो आई हैव नो इशू। लेकिन सलीम साहब, अगर ये आपकी रिकमेंडेशन पे अमल दरामद नहीं होता तो सुनने में आ रहा है कि आपने डीजी के खिलाफ कोई प्रिविलेज मोशन भी जमा करा रखा है। हमारे पास जो भी टूल्स अवेलेबल हैं सेनेट में, अगर कोई कमेटी से झूठ बोलेगा, अगर कोई कमेटी को मिसलीड करेगा, तो हम उसके खिलाफ एक्शन लेंगे, और प्रीवियसली भी लिया गया है। हाँ। मगर ये पहली दफ़ा हो रहा है कि सेनेट ऑफ पाकिस्तान CA के खिलाफ एक्शन ले रही है। आज तक कभी CA के खिलाफ एक्शन नहीं लिया गया, और ये पहली दफ़ा होगा सेनेट में कि हम एक मिस स्टेटमेंट और झूठ और मिसलीड करने पे हम CA के खिलाफ एक्शन ले। सर, उसकी सज़ा क्या हो सकती है? देखिए, हम सज़ा में इंटरेस्टेड नहीं है। okay. हम किसी का इमेज टार्निश करने में इंटरेस्टेड नहीं है, बट वी डोंट वांट कि कोई आके झूठ बोले, हमें मिसलीड करे, पूरी कमेटी को। और आपने तो बेसिकली सिर्फ कमेटी को मिसलीड नहीं किया ना, आपने पूरी सेनेट को ही मिसलीड कर दी, क्योंकि आपने जो किया, और इसकी सबकी रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं जो कि हम पेश करेंगे। तो आप समझते हैं ये जो 82 पायलट्स हैं, इनको हर सूरत में आप बहाल करवाएंगे, अपनी सिफारिशात पर अमल दरामद करवाएंगे? इनको हर सूरत में बहाल होना है। सलीम साहब, यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, और नाजरीन, ब्रेक के बाद जो सलीम साहब ने कमेटी की रिकमेंडेशंस बनाई थी, जो रिपोर्ट बनाई गई है, जो जाली पायलट्स के हवाले से है, वो रिपोर्ट है क्या, अब वो भी हमने जिक्र किया, लेकिन रिपोर्ट में मज़ीद क्या चीज़ें हैं वो भी हम उस पर भी बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। सलीम साहब, इस वक्त अगर आप देखें तो ये पायलट्स वाला एक अहम इशू था, आपने टेकअप किया, लेकिन उस कमेटी में बतौर कन्वीनियर आपने पायलट्स को भी बुलाया था। आप बताएंगे कि वो पायलट्स के क्या तासुरात थे, वो कितनी तकलीफ से गुजरे हैं? देखें, उसमें कोई स्टूडेंट पायलट्स थे। आप इमेजिन करें, स्टूडेंट पायलट इज़ नॉट ए लाइसेंस। स्टूडेंट पायलट इज़ समबडी हु इज़ अ स्टूडेंट हु इज़ लर्निंग टू फ्लाई। उनको अरेस्ट कर लिया इन्होंने। उनका क्या लेना देना? 19 साल 20 साल के, जो कि नहीं, क्योंकि इन्होंने कहा कि जिसने भी CA के साथ एग्जाम दिया है, अच्छा, और जिसने भी पार्टिसिपेट किया है, उनके सबके खिलाफ FIR, चाहे वो स्टूडेंट लेवल पे। मैं तो परेशान हो गया देख के। मैंने कहा यार, ये क्या अंधेर नगरी है। अच्छा, FIA वाले कहते हैं जी हमें तो, हमारा तो कोई लेना देना नहीं है, हम तो CA ने हमें लिख के दिया है, हमने FIR काट दी, और FIA ने यही स्टेटमेंट कोर्ट में भी दिया है। तो पायलट्स के तासुरात सर क्या थे? पायलट्स की देखें, आपने लोगों की फैमिलीज को तबाह कर दिया, उनके करियर को तबाह कर दिया, उनको आपने रुला दिया। व्हाट फॉर यार? ये तो देखें, एग्जाम कॉम्प्रोमाइज तो दुनिया में होते हैं, उन्होंने इस टाइप के कोई ट्रीटमेंट किया? अमेरिका ने किसी के खिलाफ FIR काटी, इंडिया में तो पता भी नहीं है किसी को। ये तो हमने रिसर्च की तो हमें पता चला कि 1400 पायलट्स पे इस किस्म का एग्जाम कॉम्प्रोमाइज होने का चार्ज लगा था। उन्होंने जो और सिविल एविएशन के अपने रूल में है, ये कोई ज़रूरत नहीं है किसी की कि जी आपको कोई कॉन्स्टिट्यूशन का सहारा लेना है या किसी का, उनके अपने रूल में है कि जब भी कोई चीज़, कोई फ़्लाइट टेस्ट कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए, कोई एग्ज़ाम कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए, उसका एक तरीक़ेकार है कि जी आप उससे दोबारा अपीयरेंस करवाते हैं, आप उसको जो भी तरीक़ेकार से आप उससे एग्ज़ाम लेते हैं। और 180 भी आपने रीइंस्टेट इसी तरह किए, कोई उसमें कोई बाहर से नहीं आया उनको रीइंस्टेट करने के लिए, तो वो सही थे, ये गलत है। ये जब इशू टेकअप हुआ, मांडवाला साहब, आप तो बैरून मुल्क अक्सर जाते भी रहते हैं, आपने क्या देखा वहाँ पर? पाकिस्तान को किस निगाह से देखा गया, पायलट्स को किस निगाह से देखा गया? वो तो बैरूनी मुल्क क्या देखेंगे, जितनी एयरलाइंस में पाकिस्तानी पायलट्स काम कर रहे हैं, कतर में काम कर रहे हैं, इत्तेहाद में काम कर रहे हैं, एमिरेट्स में काम कर रहे हैं, अदर एयरलाइन अफ्रीका में काम कर रहे हैं, पाकिस्तानी पायलट्स आर ऑल ओवर द वर्ल्ड फ्लाइंग एंड दे आर वेरी गुड पायलट्स। तो वो सफ़र किया उन्होंने बेचारों ने, वो तो मुझे वहाँ से कॉलें आती थी, कोई सऊदी अरेबिया से कॉल कर रहा है, कोई कहाँ से कॉल कर रहा है कि सलीम साहब हमारा कसूर क्या है, और अगर है भी, अगर आप समझते हैं कि हमारा कसूर है, तो आप हमसे बुला के हमें जो भी प्रोसेस है उससे गुजार के इस मैटर को रिजॉल्व करें। और आपने ये किया। देखें, जो 262 आपने आइडेंटिफाई किए, अच्छा, एक साहब मेरे पास आए जो रिटायर्ड थे PIA के पायलट, अच्छा, रिटायर्ड, वो कह रहे जी मेरा भी नाम दे दिया इन्होंने। उन्होंने कहा जी मुझे रिटायर हुए हुए पिछले कोई 4 साल हो चुके हैं,
तो अब मैं मतलब इससे ये पता चलता है कि जिसने भी ये काम किया वो तो अब ऑब्वियसली आगे जाके हम ये पूछेंगे, क्योंकि आइडेंटिफाई उन्होंने बड़ा कन्वीनियंटली जो दो लोग इन्वॉल्व थे और पिछले डीजी साहब थे वो बस वहाँ से चले गए, उनको फायर कर दिया। जो हमारे यहाँ सिस्टम है कि आदमी कोई फारिग कर दो, मगर द फैक्ट इज़ कि लोग तो मौजूद है ना आज भी, जिनको निकाला है जिनको नहीं निकाला है वो दे विल कम एंड टेल। लेकिन ये जब इशू टेकअप हुआ मंडेला साहब, उसके बाद कौन कौन से ममालिक थे जहाँ पर पीआईए पे पाबंदी लगी और इस वक्त क्या स्टेटस है? देखें पीआईए पे तो और पाबंदियां लगी ना। उन्होंने देखा कि ये तो सिर्फ पीआईए का इशू नहीं है, ये तो सिविल एविएशन का ही कोई हाल नहीं है पाकिस्तान की। और आज तक आईक्यू आ रहा है, अयासा आ रहा है, मीटिंग्स हो रही हैं। 4 साल से मैं ये तमाशा देख रहा हूँ, बल्कि 5 साल हो गए हैं मैं ये तमाशा देख रहा हूँ कि जी जनवरी में हो रहा है, मार्च में हो रहा है, फलाना हो रहा है। भाई आपका जो हाल है सिविल एविएशन का, मतलब मोस्ट दकियानूसी सिविल एविएशन आप इसको कह लें, वो तो जाहिर सी बात है उनको पता है कि यहाँ क्या हालात हैं सिविल एविएशन के, तो उन्होंने जाहिर सी बात है फिर यही कर। तो कमेटी में आपको बताया गया कि कौन से ममालिक है जहाँ पर अभी भी पाबंदी है और क्या उनके देखिए आपका पूरा यूरोप बंद है, ठीक है, आपका यूके बंद है, कनाडा आपको अलाउ कर रहा है अभी तक, और यूएसए आपको अलाउ कर रहा है, मगर यूएसए में आपकी कोई फ़्लाइट्स नहीं है। मिडल ईस्ट वालों को आपने सेटिस्फाई कर दिया है और दैट इज़ इट। तो यूरोप और यूके में कब तक बहाल होगी कोई? देखिए मैं तो समझता हूँ कि ये बहुत पहले बहाल हो जानी चाहिए। ये भी सिविल एविएशन का फेलियर है। हाँ, ये भी सिविल एविएशन का फेलियर है कि ये आज तक लेजिस्लेशन नहीं करा सके। ये 4 साल हम इनको पूछते रहे कि वो बिल किधर है भाई जो आपने लेके आना है, ये नहीं ला सके बिल। ना सिविल एविएशन ला सकी, ना मिनिस्ट्री ला सकी, और मिनिस्ट्री इज़ एज मच टू ब्लेम। मिनिस्ट्री का भी कोई हाल नहीं है, क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा कि एविएशन का कोई आदमी ही नहीं है, सही, ना मिनिस्ट्री में ना सिविल एविएशन में। तो जब तक एविएशन के लोग नहीं होंगे इस पोजीशन में, आप कैसे चीज़ें रिजॉल्व करेंगे? कि आप मिलने जाते हैं तो जो पूछते हैं जी कौन है ये, व्हाट इज दिस तो सर आप कसूरवार सिविल एविएशन और पीआईए को समझते हैं या गुलाम सरवर साहब का भी कसूर था? सर गुलाम सरवर साहब का तो ये कसूर था ना कि एज अ रिस्पॉन्सिबल मिनिस्टर उनको ये बात नहीं करनी चाहिए थी। उनको पहले अपनी रिसर्च करनी थी, उनको पहले खुद चेक करना था कि भाई ये बात सही भी है कि नहीं है, और अगर है तो इससे मैं पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाऊंगा या फ़ायदा पहुंचाऊंगा। अगर मैं होता तो मैं कभी ये स्टेटमेंट नहीं देता, मैं सवाल ही पैदा नहीं होता, मैं जाके ये बात करता, बल्कि मैं कहता अच्छा आपने ये आइडेंटिफाई किया है, इसको आप करें। सर आपने कमेटी चेयर भी की, आपने तमाम लोगों को बुलाया, कोई फिगर सामने आ सका है कि पाकिस्तान पर ये जाली लाइसेंस वाला मामला उठने के बाद कौमी एयरलाइन को नुकसान कितना हुआ? सर बिलियंस का नुकसान हुआ, वो तो खुद आके उन्होंने हमें कहा। हाँ, पीआईए के डायरेक्टर फ्लाइट ऑपरेशंस ने और उनके चीफ पायलट ने, उन्होंने कहा सर ये पायलट शॉर्टेज की वजह से 700 मिलियन तो सिर्फ ये नुकसान हुआ है, सिर्फ पायलट शॉर्टेज, क्रू शॉर्टेज की वजह से। बाकी तो बिलियंस का लॉस जो यूरोप और यूके की फ़्लाइट्स का है वो अलग है। हाँ। तो लॉस तो मतलब आपने पीआईए को भी तबाह कर दिया। तो इस वक्त जो सूरत हाल है आप समझते हैं कि वो लिंक कर सकते हैं? बिल्कुल आप लिंक कर सकते हैं। मतलब देखें ना, एक एयरलाइन के रेवेन्यू जहाँ से आना है वही सेक्टर्स आपने उसके बंद कर दिए। यूके एक बहुत इम्पोर्टेंट डेस्टिनेशन है, 2 मिलियन पाकिस्तानी वहाँ रहते हैं, और टूरिस्ट कितना जाता है पाकिस्तान से यूके, वो बैन हो गया। वो सारी फ़्लाइटें हमारे सारे लोग जो हैं वो मिडल ईस्ट एयरलाइंस फ़ायदा ले गई, ब्रिटिश एयरवेज ले गई, सब ले गई, पीआईए को आपने तबाह कर दी। तो इस वक्त इन्होंने, मैं वही कहता हूँ ना, हमें दुश्मन नहीं चाहिए, हम खुद अपने दुश्मन हैं, हम खुद अपनी तबाही करते हैं। हमें किसी की ज़रूरत नहीं है कि कोई बाहर से आए और हमें आगे ख़राब करे। तो इस वक्त जो पीआईए की फ़्लाइट्स हैं वो कैंसिल हो रही हैं, आप देख लें कि उसकी वजह क्या है? पेट्रोल की बात की जा रही है। उसकी वजह पीआईए के पास पैसे ही नहीं है। अच्छा, पीआईए के पास रेवेन्यू ही नहीं है। आप डेस्टिनेशन देख लेना क्या है, मिडल ईस्ट है, कनाडा है, और दैट्स इट। और तो कुछ भी नहीं है। हल क्या है? अभी कभी वो एक हफ्ते में एक फ़्लाइट मलेशिया चली जाती है, दैट्स नो रेवेन्यू। तो रेवेन्यू है कोई नहीं, तो जाहिर सी बात है पीआईए ने नुकसान। तो सलीम साहब इसका फिर हल क्या है? इसका हल यही है कि आप चीज़ें सही करें, पीआईए की और पीआईए की मैनेजमेंट सही करें, सही लोग लाएं, और उसको चीज़ें रिजॉल्व करें पीआईए की। तो जब तक आप नहीं करेंगे तो पीआईए का तो यही हाल रहेंगे, और कब तक गवर्नमेंट पैसे डालेगी। अच्छा, फिर एक नई चीज़ जो मुझे कल परसों पता चला कि मिनिस्ट्री में एक मीटिंग हुई
जो फवाद साहब ने चेयर की प्राइवेटाइजेशन की, और उसमें जनाब हमारे एक्स मिनिस्टर भी बैठे हुए थे। गुलाम सरवर साहब नहीं, साद रफ़ीक साहब। अच्छा, साद रफ़ीक साहब। अब आप मुझे ये बताएं कि ये क्या है। अगर आप ये कह रहे हैं कि जी प्राइवेटाइजेशन हमने एग्री की, हमने अलाउ किया केयर टेकर को, बट अगर उसमें प्रीवियस मिनिस्टर भी बैठे होंगे तो ये तो कोई ट्रांसपेरेंट प्राइवेटाइजेशन तो नहीं है, ये तो सिलेक्टेड प्राइवेटाइजेशन है। आपको खदशा क्या है सर? मुझे खदशा ये है कि आप जिसको चाहेंगे ये एयरलाइन बेच देंगे, जैसे चाहेंगे वैसे बेच देंगे, ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी। और अगर नहीं होगी ट्रांसपेरेंसी तो जाहिर सी बात है लोग एतराज़ करेंगे। तो ये जो हम पॉलिटिकली एतराज़ करेंगे, लोग पीआईए के एम्प्लॉइज़ एतराज़ करेंगे, सब एतराज़ करेंगे। तो ये जो कोर्ट में भी जाएंगे। प्राइवेटाइजेशन का जो मामला है, आप समझते हैं इसमें नून लीग ऑन बोर्ड है? सर नून लीग तो कर रही है ना। फवाद हसन साहब का क्या मतलब है? फवाद हसन साहब कौन है? वो तो कह रहे हैं कभी नून लीग में रहा ही नहीं है। क्या बात कर रहे हैं, वो किसको नहीं प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे। और मिनिस्टर साहब बुला लिए उन्होंने मीटिंग में, एक्स मिनिस्टर जो थे एविएशन के, वो किस कैपेसिटी में वहाँ बैठे? तो ये जो सर एक तनकीद चल रही है, जो तासुर दिया जा रहा है कि शायद अपने ही लोगों को दी जाएगी। बिल्कुल तासुर नहीं है, ये फैक्ट है। देखें, जब आप इस किस्म की प्राइवेटाइजेशन करेंगे तो आपने कोई बंदा भी तैयार किया हुआ होगा, उसके साथ एग्री भी किया होगा, और आपने कहा होगा जी हम प्राइवेटाइजेशन के और तो कोई आएगा नहीं तो हम आपको दे देंगे। तो ऐसी प्राइवेटाइजेशन आपको कबूल होगी? बिल्कुल नहीं होगी, हम तो प्रोटेस्ट करेंगे। अच्छा, हाँ। लेकिन इसी के साथ साथ मांडविया साहब, आप समझते हैं कि केयर टेकर गवर्नमेंट स्टील मिल हो या पीआईए हो, इनकी प्राइवेटाइजेशन कर सकती है? देखिए, हमने उनको इजाज़त दी है टू कंटिन्यू विद दी बायलैटरल एग्रीमेंट्स, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीज़ें की हमने अमेंडमेंट की है केयर टेकर को ये। मगर इसका ये मतलब नहीं है कि आप चीज़ें करें जो कि ट्रांसपेरेंट ना हो, जो कि जिसमें क्लैरिटी ना हो, जिसमें एक्सेप्टेबिलिटी ना हो। ये तो किसी ने इजाज़त नहीं दी ना। तो जब आप ये काम करेंगे और दुनिया देखेगी तो जाहिर सी बात है। तो अगर फवाद साहब ने साद रफ़ीक को बुलाया, तो आप समझते हैं कि सारे अमल में कहीं भी पीपल्स पार्टी ऑन बोर्ड नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है, पता ही नहीं है पीपल्स पार्टी क्या, कोई पार्टी भी ऑन बोर्ड नहीं है। अच्छा, इट इज़ लाइक कि वो अपने घर की कोई चीज़ बेच रहे हैं और उन्होंने कहा है कि हम नादिर साहब आपको बेच देंगे, आप हमारे दोस्त हैं, आप आ जाएं, हम बस इसको हम डिसाइड करके आपको बता देंगे। ये होने जा रहा है। जाहिर सी बात है यही होने जा रहा है। अच्छा, तो एविएशन कमेटी में फिर आप इसका नोटिस लेंगे? बिल्कुल लेंगे, मैं तो रेज करूंगा नेक्स्ट एविएशन कमेटी। लेकिन इसी के साथ साथ मांडविया साहब, माजी में जितने प्लेन क्रैश हुए हैं, 2-4 जो वाक़यात पेश आए हैं, उनकी रिपोर्ट्स अभी तक सामने नहीं आई। आप समझते हैं कि उन वाक़यात की रिपोर्ट्स आनी चाहिए, वो कराची वाला हो या जुनैद जमशेद वाला? बिल्कुल 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 आनी चाहिए। और ये आप देखें, ये पाकिस्तान का कल्चर है, कोई रिपोर्ट किसी चीज़ की आज तक पाकिस्तान की आई, कभी रिलीज़ हुई नहीं हुई। हमूदुर रहमान रिपोर्ट की बात करते हैं, पता नहीं किस किस की, हमारे यहाँ एबटाबाद की कमीशन की बात करते हैं, आज तक कोई रिपोर्ट किसी के पास आई? हाँ। तो ये तो हमारा कल्चर है कि चीज़ हो जाए, इतना बड़ा हादसा हो जाए और जनाब बस वो चलें सर दबा दें। सर यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम यहीं से कंटिन्यू करते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। सलीम साहब, जैसे हम गुलाम सरवर साहब का जिक्र कर रहे हैं, तो हाल ही में तो मुस्लिम लीग नून के वज़ीर रहे साद रफ़ीक साहब, जिसका आपने जिक्र भी किया। आप समझते हैं कि नून लीग भी कुछ ऐसे फैसले नहीं कर सकी जिसकी वजह से भी पीआईए जो है वो बैठ गई है? बिल्कुल नहीं। देखें, 4 साल पीआईए पे कोई काम नहीं किया पीटीआई ने, और 1.5 साल हमारी जो गवर्नमेंट थी उन्होंने भी कुछ नहीं किया। और मैं कन्विंस्ड हूँ कि पीआईए को तबाह करने में हमारा हाथ है, मिल के कलेक्टिवली। अच्छा। क्योंकि किसी ने कुछ नहीं किया फॉर पीआईए, और इसको नीचे जाते रहे और इसको तबाह करते रहे, और इसको अब इस स्टेज पे ले आए कि अब ये चलने के काबिल नहीं है, तो अब किसी ला के किसी अपने चहीते को आप ये दे दें और ख़त्म। तो आप समझते हैं कि फिर उनसे भी पूछा जाना चाहिए? बिल्कुल पूछा जाना चाहिए, बिल्कुल पूछा जाना चाहिए। लेकिन सर, आपने ये जब गवर्नमेंट बनी तो आपने वेलकम भी किया, पीपल्स पार्टी ने काकड़ साहब को मुबारकबाद भी दी, लेकिन अब आप तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं। अब आप कह रहे हैं कि तहफ़्फ़ुज़ात, देखें, तहफ़्फ़ुज़ात जहाँ होंगे वहाँ हम करेंगे ना। मैं तो नहीं कह रहा कि हर चीज़ में मेरे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ये तो जो चीज़ हमें नज़र आएगी उस पर हम तहफ़्फ़ुज़ात देंगे, उस पर हम बात करेंगे। तो इसमें तो ये तो हमने कहीं नहीं कहा
कि अगर हमें कोई तहफ़्फ़ुज़ात कहीं नज़र आएंगे तो हम कुछ बोलेंगे नहीं, तो हम तो बोलेंगे। तो सर जब ये केयर टेकर सेटअप बन रहा था तो आपको खदशा नहीं था कि ये लोग काबीना में आएंगे? देखें, खदशा होना एक और चीज़ है। काबीना में भले आए, हमें कोई इशू नहीं है कोई काबीना में आए तो। आई हैव नो इशू, आई थिंक नो बडी हैज़ एनी इशू। मगर अगर इसका ये मतलब थोड़ी है कि आप काबीना में आएँ तो आप अपना काम करना शुरू कर दें, अपना बिजनेस चलाना शुरू कर दें, अपने अपने मुफाद देखना शुरू कर दें, तो आई एम सॉरी, वो तो नहीं हो सकता। अभी हो रहा है ये? नहीं, हम तो यही फील कर रहे हैं, यही हो रहा है। सर सेनेट के अंदर हमने देखा कि आपने रिक्विजिशन जमा कराई 2 मरतबा। एक मरतबा आपने शहादत अवान साहब ने जमा कराई जिसमें कहा गया कि आपके दस्तखत जाली हैं, 5 मशकूक हैं, वो आपकी रिजेक्ट हुई। फिर दोबारा आपने जमा करवाई। सेनेटर दस्तखत मशकूक नहीं है, उसमें से फिर 5 लोगों ने दूसरी दफ़ा विड्रॉ भी नहीं, पहली दफ़ा भी। अच्छा, पहली दफ़ा तो मशकूक है और 5 लोगों ने सेनेट विड्रॉ कर ली। दूसरी दफ़ा ये हुआ कि सिर्फ सिग्नेचर्स विड्रॉ हुए। ठीक है। और वो जो मशकूक थे उसके लिए लोगों ने लिखा कि भाई हमें बताएं तो कि कहाँ से मशकूक हो गए, उसका कोई जवाब नहीं आया। ताज हैदर साहब ने लिखा। हाँ, तो मज़े की बात यह है कि दोनों दफ़ा लोगों को टेलीफोन किया गया कि जी आप ये विड्रॉ करें सिग्नेचर, और इजलास लोग करना नहीं चाहते, और PMLN ने दोनों दफ़ा हमारे साथ साइन नहीं किए। पहली दफ़ा में सादिया अब्बासी साहब सादिया अब्बासी ने की, उन्होंने भी विड्रॉ किया, और किसी ने। तो सेनेट के मामले पे आपका नून लीग साथ नहीं दे रही? बिल्कुल नहीं दे रही, दोनों दफ़ा। इस दफ़ा भी ये जो पैलेस्टीनियन का इजलास हुआ है, ये तो इनको आफ्टर थॉट आया कि ये क्या हो गया, ये तो इजलास हो रहा है और हम है ही नहीं उसमें। तो तब जार साहब को फिक्र हुई और उन्होंने उठा के लेटर लिखा। अब लेटर पे कोई इजलास होता है? ये लीडर ऑफ हाउस को नहीं पता। लेकिन सर बुला लिया गया। नहीं, इजलास तो बुलाना ही था उन्होंने, क्योंकि सिग्नेचर पूरे थे, कैसे रोकते। इस दफ़ा तो कोई विड्रॉल नहीं था, और इस दफ़ा 43 सेनेटर्स ने साइन कर दिया था, तो कैसे रोकते। तो उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए वो लेटर का सहारा लिया। हालांकि लोगों को, पूरी सेनेट को पता था कि ये मजाक हो रहा है। ये लोगों को मीडिया को एक मैसेज कन्वे किया जा रहा है कि LOH के कहने पे पाकिस्तान में कब सेनेट का इजलास हुआ है? बिल्कुल कभी नहीं हुआ। 2 तरीके से आप सेनेट का इजलास बुला सकते हैं। रिक्वायरमेंट जो है, एक गवर्नमेंट बुला सकती है और एक मेंबर्स बुला सकते हैं। हाँ। कि सर्टेन अमाउंट ऑफ मेंबर्स, 26 हमारे मेंबर्स अगर साइन करेंगे तो इजलास बुलाया जाएगा। मगर उसको भी दोनों दफ़ा कोशिश की गई कि इजलास ना हो। तो ये सादिया अब्बासी ने दस्तखत किए, हमने देखा रिक्विजिशन मीडिया में रिपोर्ट भी। और मैं आपको एक और बात बताऊं, सेनेट के रूल्स नहीं अलाउ करते कि कोई अपना सिग्नेचर विड्रॉ करे। ये भी इलीगल काम हुआ है। अच्छा, वंस हो गए तो वो कैन नॉट विड्रॉ। ये तो आपको उस वक्त सोचना चाहिए। मगर सेनेट में इतने इलीगल काम हुए हैं डे 1 से। कैमरे लगे, वोट में गड़बड़ हुई, सारी चीज़ें हुई सेनेट में। वो काम हुए जो हमने कभी देखे ही नहीं है। तो हम क्या रोएं सेनेट सर? लेकिन आपने किया भी कुछ नहीं ना फिर? नहीं, हमने किया नहीं, वो तो खैर हमारी लीडरशिप की मर्ज़ी है, वो हमारी पर्सनल मर्ज़ी तो नहीं है। तो वो तो एक कलेक्टिव डिसीजन है। मगर सेनेट को तो तबाह कर दिया। कैमरे उस वक्त आपको हराने की कोशिश थी या क्या मामला था? जाहिर सी बात है, मतलब ओवरऑल हराने की कोशिश थी कि यूसुफ रज़ा साहब नहीं जीते। अच्छा। और हमें पता चले कौन साइन नहीं कर रहा, उनकी तस्वीर खींची जाए कि कौन क्या साइन कर रहा है। इसीलिए लगाए गए थे ना वो कैमरे, और उनका क्या मकसद था। तो ये मतलब ये सर जो चीज़ें सेनेट में हुई हैं लास्ट 6 साल में, मेरा नहीं ख्याल कि आगे आने वाले सालों में जो भी आएगा सेनेट का चेयरमैन, वो इन चीज़ों को, ये चीज़ें उसको हॉन्ट करेंगी फॉर एवर। आपके सर संजरानी साहब से इख्तलाफात बने किस बात पे? क्योंकि हमने देखा कि संजरानी साहब ने जरदारी हाउस में मुलाकात की, जरदारी साहब से वहाँ पे नाम अनाउंस हुआ, उसके बाद इख्तलाफात क्यों? हमारे कोई संजरानी से इख्तलाफात कोई नहीं थे। हमारी तो जो भी अंडरस्टैंडिंग थी पॉलिटिकल पार्टीज़ की, और जो हम करने जा रहे थे, और जो हमारे मेंबर्स थे, जो हमारी थी, वो उस पर डिसएग्रीमेंट हुआ। और जाहिर सी बात है, जब वो डिसएग्रीमेंट हुआ, दैट टर्न्ड इनटू एन एग्रीमेंट, जिसकी वजह से संजरानी साहब वो बने चेयरमैन और मैं बना डिप्टी चेयरमैन। मगर उनके साथ इख्तलाफात मेरे जो हुए वो बेसिकली सेनेट रूल्स, सेनेट प्रिंसिपल्स, सेनेट की वर्किंग पे हुए। अच्छा। और किसी चीज़ पे मेरे इख्तलाफात नहीं। मतलब मेरे उनके साथ कोई पर्सनल इख्तलाफात तो नहीं है, सिर्फ ये इख्तलाफात हैं कि सेनेट का एक वकार है
सेनेट का एक तरीक़ेकार है। हमारे जितने भी चेयरमैन आए हैं, फ़ारूक नाइक साहब आए हैं, रज़ा रब्बानी साहब आए हैं, कभी ये तो नहीं हुआ सेनेट में जो इस दफ़ा में देखने को मिला है। तो सेनेट की अगर आप रेपुटेशन ही ख़त्म कर देंगे, इदारे की रिप्यूट ही ख़त्म कर देंगे, इदारे की इज़्ज़त ही ख़त्म कर देंगे, तो क्या रह जाएगा सेनेट में। तो ये सर जो सादिया अब्बासी का मैं सवाल कर रहा था कि सादिया अब्बासी ने दस्तखत किए, ताज हैदर साहब ने कहा कि वो अपनी लीडरशिप के कहने के बाद उन्होंने दस्तखत वापस ले लिए, तो आप समझते हैं कि शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ साहब के कहने पे उन्होंने दस्तखत अब ये मुझे नहीं पता, बट डेफिनेटली अगर उन्होंने विड्रॉ किए तो उनके किसी सीनियर आदमी ने ही फ़ोन किया होगा कि हम इसमें शरीक नहीं बनना चाहते। तो आप समझते हैं कि इस वक्त नून लीग और बाप पार्टी जो वो सेम पेज पे इस मामले पर? बाप पार्टी तो इन्वॉल्व ही नहीं हुई, क्योंकि उनको तो मेरा ख्याल कोई डायरेक्शन देने वाला नहीं है। बाकी नून का मुझे नहीं समझ में आया कि वो क्यों नहीं इन्वॉल्व हुए। उनके फ़ायदे की बात थी, सेशन बुलाना था, लोगों के इंटरेस्ट में बात करनी थी, तो आई डोंट नो। सर आने वाले दिनों में कोई चेंजेस देख रहे हैं आप पार्लियामान के अंदर, या कोई बड़ी चेंजेस? देखें अभी तो टाइम ही नहीं रह गया, अब तो इस वीक इंशाल्लाह इलेक्शन अनाउंस हो जाएंगे। अच्छा, तो इलेक्शन अनाउंस हो जाएंगे, एवरीबडी विल गेट बिजी इन इलेक्शंस, तो देखें अभी आगे क्या होता है। चलें ठीक है सलीम साहब, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, सलीम मांडवीवाला साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, जो रिपोर्ट उन्होंने तैयार की, जो रिकमेंडेशंस ख़ास तौर पर जाली पायलट्स जो जाली लाइसेंस के हवाले से थी। सलीम मांडवीवाला साहब के मुताबिक तो उनको जाली कहना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो जाली पायलट्स या जाली लाइसेंस नहीं थे। और जो 82 पायलट्स थे जिनके खिलाफ FIRs थी, वो FIRs भी अदालत ने ख़त्म कर दिए हैं। उन पायलट्स को अभी भी बहाल नहीं किया जा रहा, और ये प्लान किया जा रहा है कि DG सिविल एविएशन के ख़िलाफ़ कोई प्रिविलेज मोशन जो है वो मूव किया जाएगा, और सेनेट कमेटी अपनी तमाम सिफारशात पर अमल दरामद करवाएगी। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।